हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें से निबंध की क्लास हो चुकी है। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग निबंध से संबंधित प्रश्नों को पढ़े हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक एकांकी। नाटक एकांकी से जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता हैं। कौन है? संभवामि युगे युगे नाटक के रचनाकार हैं जी.जे. हरिजीत, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता जी.जे. हरिजीत हैं। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि हरजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचनाएं की हैं। रंगायन और खरगोश की नौकरी इनका क्या है? एकांकी संग्रह है। हुमायूं उत्तर मृच्छकटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, वैतरणी के पार, ये सब क्या हैं? नाटक हैं। ठीक है, नाटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 कि इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है। तो नागबोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1998। इन्होंने और नाटक लिखे हैं नागबोडस, खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, यहाँ लिख देते हैं। वसीयत है एक इनका नाटक, वसीयत इसका प्रकाशन वर्ष भी 1998 है। और वसीयत के बाद एक और नाटक इनका है दलित, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1998 है। और तोता झूठ नहीं बोलता, और इसका प्रकाशन वर्ष भी 1998 है। एक और है इनका नाटक पढ़ो फारसी बेचो तेल, पढ़ो फारसी बेचो तेल, इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2002। ठीक है, तो यही है इनके नाटक, इसको याद रखिएगा। खूबसूरत बहू, वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल। ठीक है, बात करें खूबसूरत बहू की तो यह ग्रामीण जीवन पर आधारित नाटक है। और वसीयत और दलित की बात करें तो एक राजनीतिक नाटक है। और तोता झूठ नहीं बोलता ये है, सर्कस में तोता वोता नहीं रखा जाता है, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई दिखाता है तोता झूठ नहीं बोलता नाटक। ठीक है, पढ़ो फारसी बेचो तेल ये ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक जो हैं विटगेन्स्टाइन, उनके जीवन पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? चारुमित्र राजकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की है, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं बल्कि मोहन राकेश का है। आषाढ़ का एक दिन है, फिर लहरों के राजहंस है, आधे अधूरे है। ये तीनों नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों मोहन राकेश का नाटक है, न कि सुरेंद्र वर्मा का। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही युग्म अशुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृतांत नाम से उन्होंने किया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1879। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, जयशंकर प्रसाद के
का नाट्य रूप है। नाट्य रूप मतलब पूछा है कि करुड़ाले जो है वो किस विधा की रचना है। नाटक तो है लेकिन कौन सा नाटक माना जाता है, तो यह गीति नाट्य है करुड़ाले, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 और ये हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी कहा जाता है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है। सही क्रम में इसको लिखना है कि कौन सा क्रम सही है। तो अजातशत्रु आपका हो जाएगा 1922। ठीक है, 1922। स्कंदगुप्त की बात करें तो यह 1928, 22-28। कामना की बात करें तो 27, तो 28 पहले हो गया, 27 ये गलत है। बी नंबर देखते हैं, विशाखा। विशाखा नहीं है, विशाख है। ठीक है, विशाख की बात करें तो ये 1921 में है, 1921 में। और अजातशत्रु है, विशाख है 1921 में और अजातशत्रु 1922 में। ठीक है, 1922 में। कामना की बात करें तो कामना है 1927 में और स्कंदगुप्त है 1928 में। तो ये तो सही बैठ रहा है, 21, 22, 27, 28, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, याद रखिएगा ये तीनों नाटक नेट के सिलेबस में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक जो हैं 13 नाटक हैं, 13 नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन 13 को आप लोग क्रम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन हैं। उत्तर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। और जन्मेजय का नागयज्ञ है क्या, तो यह नाटक है और यह 1926 का नाटक है। ठीक है, 1926 का नाटक है। और जन्मेजय का नागयज्ञ में इसमें ना परीक्षित का प्रतापी जो राजा पुत्र था, परीक्षित का पुत्र, राजा परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय, राजा परीक्षित का जो पुत्र था जन्मेजय, वही पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। उसी का इसमें वही इस नाटक में लिखा गया है। ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है। तो करुड़ाले जो है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद और इसका प्रकाशन वर्ष है 1913, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। अभी हम चर्चा किए हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुड़ाले, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इसका कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है करुड़ाले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और ध्रुव स्वामिनी का अगर प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1933। ठीक है, 1933। इसमें ध्रुव स्वामिनी रहती है और चंद्रगुप्त, रामगुप्त। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी का फिर दोबारा शादी होता है, रामगुप्त से शादी हुआ रहता है, फिर उसके बाद से वो कायर रहता है, उसके बाद से फिर शादी होता है चंद्रगुप्त से। ठीक है, यही इस नाटक में लिखा गया है। ठीक है, और बात करें कृष्णार्जुन युद्ध की, बी नंबर आप लोग देख सकते हैं, बी नंबर। तो कृष्णार्जुन युद्ध जो है ये है माखनलाल चतुर्वेदी की, ये यहाँ लिख देते हैं, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। जब ऑप्शन में आ गया है तो कहीं भी पूछ सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, यानी नाटक है। ठीक है, और रुक्मिणी परिणय हरिऔध की है, हरिऔध की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की। आप बता सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की और उसका प्रकाशन वर्ष है 1933। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख। ये कोटेशन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है? तो यह ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है। और ध्रुव स्वामिनी कहती है चंद्रगुप्त से कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। जब वो जाता है युद्ध करने के लिए, उसी समय ये कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह भी ध्रुव स्वामिनी का ही है। यह ध्रुव स्वामिनी में यह कहा गया है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसके प्रथम अंक में यह कहा गया है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है अलका। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष है 1931। 1931 चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, इसका कथानक क्या है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण होता है, इसमें नंदवंश का नाश होता है, सेल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं, 4 घटनाएं होती हैं। अब पूछ रहा है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो चंद्रगुप्त के। और पात्रों की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक में और पात्र हैं, कार्नेलिया है, इसी में सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, कार्नेलिया और एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है, अलका हो गया, कार्नेलिया हो गया, और कल्याणी है और एक सुवासिनी है, एक मालविका और एक एलिस। बस लेडीज में यही पात्र हैं। ठीक है, और पुरुष पात्र की बात करें तो इसमें चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, सक्टार है, सिंहरण है और सेल्यूकस रहता है, आम्भिक रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कौन था? प्रश्न नंबर 16। 17 की बात करें, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। कौन है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका? कार्नेलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, ये स्त्री पात्र है कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया का एक कोटेशन पूछा जाता है कि कार्नेलिया कहती है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह चंद्रगुप्त नाटक के किस नायिका की है? तो कार्नेलिया कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, पूछ रहा है। तो तितली किसका है? तितली जयशंकर प्रसाद का ही है, लेकिन यह उपन्यास है। तितली उपन्यास है। कंकाल और तितली, क्या लिए? कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, क्रम से है, पहले कंकाल, फिर तितली, फिर इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। बाकी अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी क्या हैं? नाटक हैं। अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922 और ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933 और स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928। बार बार रिवीजन करते रहिए, इसका प्रकाशन वर्ष पूछता है और क्रम से लगाने के लिए देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। करबला नहीं है। करबला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है,
यह प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। ये तीनों है। सिंदूर की होली इनका नहीं है। सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, और जन्मेजय का नागयज्ञ जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926, और स्कंदगुप्त 28, और ध्रुवस्वामिनी 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, कल्पांतर है। कल्पांतर क्या है? कल्पांतर किसकी रचना है और क्या है? तो कल्पांतर है गीति नाट्य। जैसे करुणालय है गीति नाट्य, वैसे ही कल्पांतर भी गीति नाट्य है, लेकिन यह गिरिजा कुमार माथुर का लिखा हुआ है। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। एक और द्रोणाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? शंकर शेष की है, और ये कई बार पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य 1977। इनके अन्य नाटक कौन कहे हैं? रक्त बीज 1982, खजुराहो का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर 1983, चेहरे 1983। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं चंद्रावली नाटिका के लेखक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? अनुदित नाटक पूछ रहा है। इनका अनुदित नाटक है 9। ठीक है, अनुदित नाटक 9 है, और मौलिक नाटक 8 है। ठीक है, तो अनुदित नाटक पूछ रहा है कि कौन है इसमें से, तो विद्या सुंदर अनुदित नाटक है, रत्नावली है, विद्या सुंदर है, रत्नावली एक विद्या सुंदर है। उसके बाद से पाखंड विडंबन, फिर उसके बाद से है धनंजय विजय, फिर है मुद्रा राक्षस, एक और है दुर्लभ बंधु, फिर है कर्पूर मंजरी, और सत्य हरिश्चंद्र, और है भारत जननी। कितना हो गया? रत्नावली विद्या सुंदर 2, पाखंड विडंबन 3, धनंजय विजय 4, उसके बाद से मुद्रा राक्षस 5, दुर्लभ बंधु 6, कर्पूर मंजरी 7, सत्य हरिश्चंद्र 8, और भारत जननी 9। ये 9 जो हैं अनुदित नाटक हैं। बात करें अगर मौलिक नाटक की, तो इनके मौलिक नाटक कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। कि मौलिक नाटक की संख्या 8 है। वो है वैदिकी हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा न भवति। ठीक है, विषस्य विषमौषधम दूसरा है इनका, विषस्य विषमौषधम, और तीसरा है प्रेम जोगिनी, और चौथा है चंद्रावली, और पांचवा है अंधेर नगरी, और छठा है
एक और है इनका सती प्रताप, सती प्रताप जो कि अधूरा है, सती प्रताप, और ये अधूरा नाटक है। ठीक है, कितने हो गए? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1, विशेष विशेषण 2, प्रेम जोगिनी 3, चंद्रावली 4, अंधेर नगरी 5, सती प्रताप 6, भारत दुर्दशा 7 और नील देवी 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 था। प्रश्न नंबर 26, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? पूछ रहा है। तो भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम मोहिनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी इनका नहीं है, ऑप्शन डी इनका नहीं है। ठीक है, ये किसका है? श्री लाला श्रीनिवास दास का है, श्री लाला श्रीनिवास दास का, लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा है, कौन सा? परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक पूछ रहा है। दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है, संयोगिता स्वयंवर क्या है? तो संयोगिता स्वयंवर नाटक है। प्रश्न नंबर 31 है, चौपट चपेट, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। किस नाटक में श्रृंगार और वीर रस दिखाई देते हैं? मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा की है नाट्यकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी हानुस नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट, और इनकी एक रचना है तक्षशिला पूछी जाती है, तक्षशिला, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। ठीक है, ये पूछी जाती है रचना, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? आधे अधूरे, मोहन राकेश, मोहन राकेश, जिसमें पात्र रहते हैं बिन्नी किन्नी जुनेजा, ये सब पात्र रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित नाटक एक नाटक है। निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, कौन सा नाटक है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और एक और नाटक है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, एक दिन, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों नाटक नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, आधे अधूरे। ठीक है, ये तीनों नाटक किसके हैं? मोहन राकेश के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। किस नाटक में गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है? गौतम बुद्ध को रखा गया है, तो लहरों के राजहंस में मोहन राकेश के नाटक में रखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है?
तो भी मैं ऊपर चर्चा की हूँ कि लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, रक्त कमल इनका नहीं है, रक्त कमल है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। कौन सा नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है? अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, धर्मवीर भारती का नाटक है। और इसमें 18वें दिन युद्ध की समाप्ति के दिन का इसमें कथा वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे मोहन राकेश का है और कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। और बात करें अंधी गली का तो ये उपेंद्र नाथ अस्क का है। उपेंद्र नाथ अस्क का एक और नाटक है अंजू दीदी, बहुत ही फेमस है अंजू दीदी। ठीक है, अंजू दीदी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, शारदिया, दशरथ नंदन, ये सब नाटक हैं। प्रश्न नंबर 44 है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो जगदीश चंद्र माथुर ने की कोणार्क नाटक की रचना। प्रश्न नंबर 45 है, प्रभुता संपन्न शासक, प्रभुता संपन्न शासक वर्ग, प्रभुता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक है कोणार्क, उसमें प्रभुता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष, इन दोनों के मध्य संघर्ष कथा को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। प्रश्न नंबर 47 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो बकरी है और बहुत ही फेमस है बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, बकरी को ही वो लोग भगवान बना देते हैं इसमें। बहुत ही मज़ेदार नाटक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, बकरी किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है बकरी। प्रश्न नंबर 49 है, बकरी नाटक रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 50 है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था और ये बीपीएससी ट्री 1 में पूछा गया था, बीपीएससी ट्री 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 51 है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग में सबसे ज़्यादा क्या लिखे गए थे? नाटक लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 52 है, नहुस नाटक लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया है नहुस नाटक। और ये नहुस नाटक जो है लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54 है, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो हरिश्चंद्र के ये पिता रहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? तो उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, और ये भी मोस्ट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 है, उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण जो है राम कुमार वर्मा की कृति है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58 है, प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो राम कुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें इन्होंने लिखा है, ऐतिहासिक नाटककार हैं। प्रश्न नंबर 59 है, रेल का टिकट
रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका अक्सर पूछा जाता है। जन्मतिथि 1844, 1844 भारतेंदु हिंदी के कवि हैं। प्रश्न नंबर 60 है, शिव साधना नाटक है, शिव साधना नाटक किसकी है? तो हरिकृष्ण का है शिव साधना नाटक। प्रश्न नंबर 61, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है मादा कैक्टस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 था। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ अंधा कुआं है, अगर अंधा युग पूछे, अंधा युग, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, और अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? हम ऊपर चर्चा किए हैं। अंजो दीदी नाटक है, किसका है अंजो दीदी नाटक? उपेंद्र नाथ अस्क का है, उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजो दीदी। ठीक है, इसकी भी कहानी बहुत ही रोचक है, आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 64 है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं, कौन है रसगंधर्व नाटक के रचयिता? मणि मधुकर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 65 है, डॉक्टर नामक कृति किस विधा की है? तो ये भी ये नाटक है, और इसमें जो डॉक्टर होता है उसके ऊपर ये नाटक लिखा गया है, और ये विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ नाटक है डॉक्टर। ठीक है, प्रश्न नंबर 66, किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, इसमें भरना है। किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? तो सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, किसको माना जाता है? हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसको माना जाता है? राधा कृष्ण नाटक को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। किसका लिखा हुआ है? चतुरसेन शास्त्री का लिखा हुआ है ये। प्रश्न नंबर 68 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो पहला राजा शारदिया, रघुनंदन, आनंद रघुनंदन, ये सब किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 है, दृश्य काव्य की विधा है, मतलब जिसको देखा भी जाता है और सुना भी दृश्य काव्य की विधा है, यानी जो देखने वाली है विधा, उसको क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? राम कुमार वर्मा एकांकीकार हैं, यथार्थवादी एकांकीकार कहे जाते हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है, एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, प्रश्न नंबर 71, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा ने लिखा है कि रुपया तुम्हें खा गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की रचना है, और ये एकांकी है। ठीक है, परिंदे 1961 निर्मल वर्मा की है, याद रखिएगा, ये भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है परिंदे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कबूतर खाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक, जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो जोंक है व्यंग्य है। वो व्यंग्य कौन सा व्यंग्य है? तो सामाजिक व्यंग्य है जोंक। प्रश्न नंबर 76 हो गया। तो यहीं तक था हमारा प्रश्न आज का।
ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न को और इस क्लास को देखते समय, इस प्रश्न को करते समय आप लोगों का रिवीजन भी होता होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, परीक्षा एकदम निकट है और आप लोग जितना पढ़े हैं कम से कम उसका रिवीजन कर ले रहे हैं। और इस टेस्ट के माध्यम से, इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं, सबकी तैयारी एक जैसी है, सब वही पढ़े हैं 2-4 दिन में। और चलिए एग्ज़ाम के बाद देखा जाएगा। तो एक क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही जितने लोग देखते हैं वो लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें, आप लोग कमेंट करें जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी क्या होगी, किस पर रहेगी, कहानी पर रहेगी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको करेंगे। तो आप लोग ऐसा करिए कि कहानी पढ़कर आइए और जब हम इस प्रैक्टिस सेट को करवाएं तो आप लोग उसका उत्तर आसानी से दे सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।